हेलो जी, क्या हाल चाल है भाई। एग्जाम कैसा गया ये बताओ। अच्छा ही गया होगा ऑफ कोर्स। चलिए जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या थे और क्वेश्चनों के ऑप्शन क्या थे और सही आंसर क्या थे। ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है और हम बात कर रहे हैं CSIR नेट 2025 जुलाई के एग्जाम की जो आज ही हुआ था। क्वेश्चन एक आया था कि राइबोसोम अटैच करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वाया। भाई देखिए, कहानी वो थी कि जब ट्रांसलेशन शुरू होता है तो अगर इस प्रोटीन को बनकर के सिक्रेटरी पाथवे में आना तो उसके पास पक्का एक सिग्नल सीक्वेंस होगी। उस सिग्नल सीक्वेंस को SRP नाम का प्रोटीन पहचानेगा, ट्रांसलेशन होल्ड करेगा और राइबोसोम और सारी कहानी को लेकर पहुंच जाएगा अपने रिसेप्टर के ऊपर और वहां से वो धकेल करके इसे मेम्ब्रेन पर लगे हुए प्रोटीन के ऊपर डाल देगा। अब इस प्रोटीन का नाम है ट्रांसलोकोन, ये जनरल नाम है इसे, लेकिन असल में इसे हम बुलाते हैं SEC61 क्योंकि सिक्रेटरी पाथवे में इन्वॉल्व है। 61 नंबर दिया गया है इसको, इसलिए मतलब शॉर्ट में SEC61 प्रोटीन कहते हैं। अब यहाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शनों में या तो ट्रांसलोकोन रहा होगा या फिर SEC61 रहा होगा पॉसिबली, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था। एक क्वेश्चन था ये फाइटोपैथोजेंस के ऊपर। हम जानते हैं प्लांट में कई तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोज करते हैं, जैसे कि जैंथोमोनाज हो गया, रोल्स्टोनिया हो गया, जाइलिला हो गया या स्यूडोमोनास की कई स्पीशीज। अब इन्होंने ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो केवल प्राइमरीली ट्रांसमिट होता है इंसेक्ट्स के द्वारा। तो देखिए, बाकी सारी कहानियों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंसेक्ट का रोल है, लेकिन इंसेक्ट ही ट्रांसमिट कर रहा हो ऐसा नहीं है। लेकिन जाइलिला की कहानी में ऐसा होता है कि इंसेक्ट के द्वारा ही ये ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि जो सैप फीडिंग इंसेक्ट होते हैं ये सीधा का सीधा इसे जाइलम के अंदर डाल देते हैं और ये बैक्टीरिया वैसे भी जाइलम में ही रहने वाला बैक्टीरिया है, इसे वही एनवायरनमेंट पसंद है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन आया था ओपरन हेल्डेन हाइपोथेसिस वाली कहानी के ऊपर। जब भी कभी हम लोग इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इस वाली कहानी से कहानी शुरू होती है। भाई आज का एनवायरनमेंट तो ऑक्सीजन रिच है, नाइट्रोजन है, लेकिन जब धरती बनी थी तब यह एनवायरनमेंट नहीं था। शुरुआत में जब लाइफ फॉर्म्स बनी भी नहीं थी तो उस टाइम का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट था। शुरुआती बैक्टीरिया बने, उन्होंने बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी शुरू की और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इकट्ठी होती चली गई। तो ये जो ओपरन हेल्डन का अर्ली एटमॉस्फेयर वाली कहानी है, ये ऑक्सीजन से पहले की स्टोरी है। तो करंट वन ये तो गलत है ऑप्शन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन रिच ये भी गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये प्राइमरीली इसी का बना हुआ था, तो ऑक्सीजन की वजह से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब वैसे भी देखो, कैंसिल आउट अप्रोच से आंसर मिल ही गया ऑप्शन नंबर 4। वैसे भी जान लो कि इस एक्सपेरिमेंट में ये था कि मीथेन और अमोनिया ये बड़ी मात्रा में थे और एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था। इसलिए तो तुम्हें याद होगा कि आरएनए वर्ल्ड वाली हाइपोथेसिस है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में आरएनए स्टेबल था। तो ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट कि ओपरन हेल्डन की हाइपोथेसिस में अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, जहां पे गैसेस जैसे कि मीथेन और अमोनिया बड़ी मात्रा में अवेलेबल थी। अब ये क्वेश्चन था जो बेवकूफ बनाने वाला था, सही मायने में लोग गलत कर देते हैं इस ऑप्शन को। यहाँ पे देखिए, ग्लूट 5 ट्रांसपोर्ट्स विच मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटेस्टाइन ल्यूमन टू एंटेरोसाइट, और पहला ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज। अब भाई ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं जिन्हें पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है। देखिए, ग्लूट कई तरह के हैं और ग्लूकोज के लिए केएम अलग अलग है उनका। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ग्लूकोज या गैलेक्टोज को प्राइमरीली पहचानते हैं। तो देखिए, ग्लूट 5 जो है ये आपके इंटेस्टाइन की एपिथेलियम सेल्स में लगा हुआ है और ये इंटेस्टाइन के ल्यूमन से फ्रक्टोज को अंदर लाने के लिए जाना जाता है। तुम्हें याद है इंटेस्टाइन से ग्लूकोज कैसे अंदर आता है? ग्लूकोज तो अकेला अंदर आता भी नहीं है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नहीं है इंटेस्टाइन के ल्यूमन वाले सरफेस की तरफ, वहां तो था SGLT, सोडियम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर। देखिए, यहां पर 2 सोडियम के साथ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर आता है, तो एक तरह का को ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि 5 पूछा हुआ है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज को ले जाने के लिए जाना जाता है। आई होप कि तुमने तो ये गलती नहीं की। क्वेश्चन नंबर 7 है विच सब क्लास ऑफ टर्पीन इज जनरली वोलेटाइल एंड स्टोर्ड इन द ग्लैंडुलर हेयर्स ऑफ secretory cavity of leaves in herbs and spice plants। अब देखिए, आइसोप्रीन जो है ये 5 कार्बन का एक छोटा सा मॉलिक्यूल है और ये यूनिट्स जुड़ जुड़ करके बहुत कुछ बनाते हैं। विटामिन ए, विटामिन के, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारे खुशबू वाले मॉलिक्यूल्स भी। प्लांट, फ्लावर्स, फल जिनमें तेज खुशबू अवेलेबल है, ये ज़्यादातर खुशबू में कोई ना कोई टर्पीन इन्वॉल्व है।
अब देखिए, टर्पीन का मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा उतना ही उसे उड़ना आसान होगा, और जितना वो भारी होगा उतना ही मुश्किल। अब तुम देखो ना पेट्रोलियम वाली कहानी को, भाई हम बात करते हैं ब्यूटेन की। अरे वो जो गैस इस्तेमाल करते हो तुम अपने चूल्हे में, सीएनजी, सीएनजी हो गया या एलपीजी हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें 3 कार्बन 4 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं और ये गैस स्टेट पे है। फिर हम 8 कार्बन के पेट्रोल की बात करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट पर है। हम बात करते हैं 10 कार्बन 14 कार्बन का डीजल का मॉलिक्यूल, तो वो भी लिक्विड है। और हम बात करते हैं 30 कार्बन 40 कार्बन 50 कार्बन के मॉलिक्यूल जैसे ग्रीस या फिर पैराफिन वैक्स, ये सॉलिड या फिर जेल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मतलब कार्बन नंबर जितने बढ़ जाएंगे उतना ही वोलेटिलिटी पर फर्क पड़ेगा। अब अगर हम बात करें आइसोप्रीन में कितने कितने कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो देखिए जो आपका सिंपल सा एक अकेला आइसोप्रीन है उसे हम हेमीटर्पीन भी कहते हैं। जब हम टर्पीन वर्ड इस्तेमाल करें तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 10-10 कार्बन की कहानी की बात करेंगे। मोनो 10 कार्बन, डाई 20 कार्बन, ट्राई 30 कार्बन, टेट्रा ऑफ कोर्स 40 कार्बन। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ दो दो आइसोप्रीन की यूनिट डिवाइड हो। जैसे कि सेस्किट्रिपीन में 3 आइसोप्रीन की यूनिट होती हैं, कार्बन है 15। तो इसमें से हम देखें तो जितने छोटे कार्बन का मॉलिक्यूल है वोलेटिलिटी उतनी अच्छी है उसकी, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं अब इसके उड़ने की क्षमताएं उतनी ही कम हो गई हैं। तो मोनोटर्पीन सेस्किटर्पीन तक बात ठीक है, लेकिन डाइटर्पीन टेट्राटर्पीन ट्राइटर्पीन यहाँ मुश्किल है। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या है हमारे पास। सेस्किटर्पीन मतलब कार्बन 15, ट्राई कार्बन 30, मोनोटर्पीन कार्बन 10, सेस्किटर्पीन कार्बन 15, यहाँ कार्बन 15 थे हमारे पास, यहाँ कार्बन 30 थे। डाइटर्पीन कार्बन 20, ट्राइटर्पीन कार्बन 30, डाई कार्बन 20, टेट्रा कार्बन 40। तो ऑफकोर्स जिसके पास सबसे कम कार्बन है वो है जो वोलेटाइल होगा। ऑप्शन नंबर बी में ये ऑप्शन रखे हुए हैं। जब आप नींबू को काटते हो तो जो स्मेल आती है, तुलसी की स्मेल, मैंथोल पुदीने की स्मेल, रोजमेरी की स्मेल या गुलाब की स्मेल, तो ये सारी कहानियों के पीछे यही टर्पीन्स हैं। यहाँ तक कि जब आप पहाड़ों पर जाते हो और फोटो खींचते हो तो तुम पाओगे तुम्हारे फोटो में ब्लू हेज आती है, ब्लूनेस सी। तो वहाँ भी आइसोप्रीन पाइन ट्री ने बहुत सारे आइसोप्रीन बना कर छोड़ रखे हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से ऐसा होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडियन बस्टर्ड किस तरह के हैबिटेट में पाई जाती है? कभी देखी आपने ये वाली बर्ड? अपने आप में अमेजिंग बर्ड है। ये लगभग 3.5 फीट के आसपास बड़ी है, 18 किलो तक का वजन हो सकता है इसका, छोटी मोटी चिड़िया नहीं है। इसे जो एरिया पसंद है वो है एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड्स। एरिड का मतलब होता है ड्राई, जहां बारिश कम पड़ती हो। ओपन कंट्री एंड थॉर्न श्रब्स, ऑफकोर्स जहां बारिश कम पड़ती होगी तो वहां पे घास फूस ज़्यादा नहीं मिलेगी, और वहां पे अगर होंगे भी पेड़ पौधे तो थोड़े नहीं होंगे। टॉल ग्रास इंटरस्पर्स्ड विद कल्टीवेशन, फ्लैट ओपन लैंड्स, मिनिमल विजुअल ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि बीच में कोई बड़े पेड़ वेड़ नहीं होने चाहिए। तो इसे इस तरह के एनवायरनमेंट में रहना पसंद है। अगर हम देखें तो भारत के ये वो राज्य हैं जहां कम या ज़्यादा मात्रा में ये मिल सकते हैं। जिनमें से ज़्यादा जो इसको पसंद है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश टाइप के एरिया हैं, और कुछ गुजरात का पार्ट भी। अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। शोला ग्रासलैंड मिलते हैं वेस्टर्न घाट में, केरल की साइड, हाई एल्टीट्यूड वाले हैं, थोड़ा ठंड भी रहता है यहाँ पे और बारिश बहुत पड़ती है, तो ये एरिड तो बिल्कुल नहीं है। डेजर्ट ग्रासलैंड परफेक्ट आंसर है इसके लिए। साल फॉरेस्ट, यहाँ साल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो पेड़ हैं तो भाई फ्लैट लैंड तो नहीं है ना, इसे तो ग्रासलैंड चाहिए होता है, तो ये भी नहीं हो गया। तराई के ग्रासलैंड भी एक अच्छा ऑप्शन है। गैंगेटिक प्लेन्स में जो घास पाई जाती है काफ़ी ऊंची घास है यहाँ, लेकिन यहाँ पेड़ भी हैं, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर खूब सारा पानी भी मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ जो उत्तराखंड के नीचे वाला एरिया यूपी का, जैसे हम बात करें सहारनपुर की, मुजफ्फरनगर, और ऐसे ही लगते हुए बिजनौर जैसे एरिया, तो इन एरिया में अच्छे खासे पेड़ अवेलेबल हैं, घास के मैदान भी हैं, तो ये वो कंडीशन नहीं जिसे हम एरिड कह सकें। तो कुल मिला के जो बेस्ट आंसर अवेलेबल है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, डेजर्ट ग्रासलैंड। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 9 की कि भाई अगर एडेनिन 19% है डीएनए का, तो बाकी बचे हुए न्यूक्लियोटाइड की परसेंटेज कितनी होगी?
ये तो खैर ऑप्शन देख के मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन किस चीज का है ये तो पता है ना, चारगोफ रूल्स याद है? जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक रूल ये है, रूल ये कहता है कि डीएनए में जितने भी एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, और ये बात डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर लागू होती है। साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि A प्लस टी प्लस जी प्लस सी इक्वल्स 100%। अब इस सारी कहानी को अगर हम देखें तो अगर एडेनिन 19% है, ठीक है जी, और इतने थाइमिन होते हैं तो ये भी 19% हो गया। अब बचा क्या? GC। G और C बराबर होते हैं, तो पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, 19 को जोड़ के मिलेगा मुझे 38, और 38 को माइनस कर दीजिए 100 में से, तो बचा हुआ जो 62 है, ये 62 मुझे G प्लस C के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मुझे इन दोनों को इंडिविजुअल चाहिए क्योंकि बराबर होते हैं दोनों, तो डिवाइड कर दीजिए 2 से, आंसर मिलेगा 31, यानी कि 31% ये है और 31% ये है। अब अगर ऑप्शन में जो भी दे रखा होगा परसेंटेज के हिसाब से आप निकाल सकते हो कि कितना है। अगर उसने पूछा हुआ है कि रिमेनिंग ब्लड का इकट्ठा बोल रखा है उसने, तो 62 प्लस 19 ये आपको जोड़ के आंसर देना है, दैट मीन्स 81। और अगर इंडिविजुअली मांगा हुआ है तो मैंने आपको ब्रेक कर दिया, A 19 है, T 19 है, G 31 है और C भी 31 है। तो ये था इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन आपको वेल ऑर्गेनाइज डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो यहाँ मैंने स्लाइड में रखा हुआ है, पॉज कीजिए, आराम से देखिए, फोटो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, which enzyme acts immediately after the replication fork to unwind DNA strands? DNA strands को अनवाइंड करना है और हम बात कर रहे हैं रेप्लिकेशन फॉर्क के इमीडिएटली बाद। तो देखिए, जब हमें डीएनए के स्ट्रैंड खोलने हो, अलग अलग सेपरेट करने हो, तब हेलिकेज काम कर रहा होता है। लेकिन जब हम डीएनए के स्ट्रैंड खोल रहे होते हैं तो सामने वाले हिस्से में सुपर कोइलिंग आ जाती है, पॉजिटिव सुपर कोइल, और डीएनए ऐड जाता है। इसे खोलना बड़ा मुश्किल है, और अगर इसे ना खोला, इसे अनवाइंड नहीं किया, तो फिर रेप्लिकेशन रुक जाएगा। तो इसे खोलने के लिए टोपोआइसोमेरेज नाम के एंजाइम आते हैं, बट ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम जनरल टर्म है। ये 2-3 टाइप के होते हैं, मोटे तौर पर टाइप 1 टाइप 2। इनमें से एक पॉजिटिव सुपर कोलिंग करता है, एक नेगेटिव सुपर कोलिंग करता है। डीएनए को अनवाइंड करने के लिए हमें नेगेटिव सुपर कोइल वाला टोपोआइसोमेरेज चाहिए, जिसे हम टोपोआइसोमेरेज सेकंड के नाम से बुलाते हैं। तो अगर मैं जनरल टोपोआइसोमेरेज बोल रहा हूं तो ये आंसर गलत है, अगर करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है तो, जो कि यहां डीएनए गायरेज दिखाई दे रहा है मुझे। टोपोआइसोमेरेज सेकंड का दूसरा नाम डीएनए गायरेज भी है। तो अगर मुझे डीएनए गायरेज प्रिसाइजली दे रखा है तो फिर करेक्ट आंसर हुआ ये वाला, ना कि ये। भाई हेलिकेज का काम है स्ट्रैंड सेपरेट करना हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके, डीएनए पॉलीमरेज का काम है डीएनए की सिंथेसिस करना, और ये फोर्क के पीछे काम कर रहा होता है। फोर्क के जस्ट स्टार्टिंग में हेलिकेज है और उसके फौरन आगे आपका डीएनए गायरेज बैठा हुआ है ताकि सुपर कोइलिंग को हटाता रहे और ये डीएनए खुलता रहे। ये थी सिंपल सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ मोनोलेयर ऑफ लिपिड्स एक्सेप्ट। यहां मेरे पास पूरे ऑप्शन नहीं है, VLDL है, काइलोमाइक्रोन है, और हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन या तो वेसिकल होगा या लाइपोसोम होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि इनमें से किसके पास मोनोलेयर नहीं होती। भाई देखिए, चाहे SDL की बात करो, LDL, IDL, VLDL, काइलोमाइक्रोन, सबके पास लिपिड की एक मोनोलेयर अवेलेबल है जिससे वो अपने अंदर के कार्गो को छुपाए रखते हैं। तो केवल बायलेयर मुझे वहां मिलेगी जहां अंदर एक्वस एनवायरनमेंट होगा, और एक्वस एनवायरनमेंट मिलता है मुझे या तो वेसिकल्स में, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं, या फिर मुझे मिलता है वो लाइपोसोम में। तो पॉसिबली कोई ना कोई ऑप्शनों में ये रहा होगा। तो क्या बात समझ में आई? देखिए, एक्यूरेट टू द डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको गलती करने से रोक लेगी। ये बड़ा मैटर करता है कि आप कहां पर अपनी तैयारी कर रहे हो। आज के जमाने में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं पढ़ाने के लिए, जहां एप्लीकेशन पे आप अपना टॉपिक डालो और लेक्चर खोल के देख लो। बट क्या हम लोग वहां अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं? देखिए, बेस्ट जगह वो होती है जहां टीचर आपके साथ मेहनत करें, जहां वो ये ध्यान रखें कि आप काम कर भी रहे हो या नहीं, आप पर नजर रखें, आपसे कम्युनिकेट करें,
और जहां कहीं भी आप अटक गए हो तो आपको हाथ पकड़ करके आगे लेके चलें। आई फ्लाई एक इसी तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिलीव किया, मेहनत की, हम लोग उनके साथ लगे, वो हमारे साथ लगे और मिलकर के हम लोगों ने अपने रिजल्ट्स पा लिए। ऐसे बहुत सारे और दोस्त हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है हम लोगों के साथ। आप भी इस ड्रीम बोर्ड का पार्ट बन सकते हैं, इस सक्सेस स्टोरी का पार्ट बन सकते हैं और आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। मत भूलिए ये प्लेटफॉर्म सिर्फ वन वे प्लेटफॉर्म नहीं है जहां लेक्चर दे दिए गए, आपको कुछ करना है करो, नहीं करना है मत करो। यहाँ ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पर बाकायदा शेड्यूल दिए जाते हैं, शेड्यूल चेक भी किए जाते हैं और आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसे आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग क्लासेस दो फॉर्मेट में करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और लाइव क्लासेस के रूप में। लाइव क्लासेस हम लोग रात के टाइम करते हैं 8 बजे के बाद, जब आप अपने सारे काम निपटा चुके हो। तो देखिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है शाम के टाइम क्लास करने का। क्लासेस हर रोज होती हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर आप जब चाहे देख सकते हैं, जितनी बार भी चाहे देख सकते हैं। और 1 अगस्त से हम लोग शुरू कर रहे हैं दिसंबर 2025, जून 2026 और दिसंबर 2026 की तैयारी। अगर इनमें से कोई एग्जाम आपका भी टारगेट है, फिर चाहे वो CSIR नेट का हो या गेट, ICMR, DBT, MSc एंट्रेंस, तो आई फ्लाई आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बेसिक नॉलेज के साथ भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो आई फ्लाई की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक व्हाट्सएप करना है 9013902981 पर। हम लोग कोर्स की डिटेल शेयर करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि तुम्हारे लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। तुम अपना कोर्स पिक करोगे, रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करोगे और तुम कोर्स में एनरोल होगे। हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे कि कोर्स को कैसे कोऑर्डिनेट करना है और एग्जाम के दिन तक तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। आई फ्लाई के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।